नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और 2024 लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर थोड़ी ही देर बाद आप देश का एग्जिट पोल देख पाएंगे। अभी आखिरी दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो लोग लाइन में लगे हैं अब बस वही अपना वोट दे सकते हैं। एबीपी न्यूज ने एग्जिट पोल के लिए खास तैयारी की है। स्क्रीन पर इस तरह से नंबर आएंगे। मेरे दोनों तरफ जो प्रमुख राज्य जो दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करेगा, यानी देश के वो बड़े राज्य, या फिर यूं कह लीजिए आप कि ये वो राज्य हैं जो देश में सरकार बनाने का रास्ता साफ करेंगे। और नीचे देश के बाकी हर प्रदेश की सीट का ब्यौरा आपको यहां दिखाई देगा। जैसे जैसे स्टेट के आंकड़े आएंगे टॉप टैली में वो जुड़ते चले जाएंगे, वो नंबर्स आपके सामने होंगे। इन आंकड़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहां एक्सपर्ट्स की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ डेटा सेंटर में रुमाना इसाक खान भी मौजूद हैं, जो आपको एग्जिट पोल के आंकड़े क्या हैं वो बताएंगी। देश में बिल्कुल अलग तरीके से आज हम आपको एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं। हमारी टीम ने इसके लिए खास तैयारी की है। आप तक देश का एक एक नंबर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए सबसे पहले सीधे आपको ले चलते हैं रुमाना के पास डेटा सेंटर और जानते हैं देश का एग्जिट पोल। शुक्रिया शिरीन। तो ये है हमारी बड़ी तैयारी। आप जानते हैं वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब देश को नतीजों का इंतजार है। नतीजों का इंतजार मतलब एग्जैक्ट पोल का इंतजार है। लेकिन उस एग्जैक्ट पोल से पहले एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जिट पोल का आंकड़ा। वो एग्जिट पोल जिससे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस बार 24 चुनाव में देश में किसकी बनने जा रही है सरकार। और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के पावर सेंटर में। राजधानी दिल्ली है, लुटिन जोन है ये। यहाँ नॉर्थ ब्लॉक भी है, साउथ ब्लॉक भी है। यहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, यहाँ राजपथ है और साथ ही साथ वो है नई संसद की बिल्डिंग। ये वही मंजिल है जो इस वक्त देश के हर उस नेता की है जिसने चुनाव मैदान में उतरकर इस बार अपनी किस्मत आजमाई है। और ऐसे में अब जल्दी से आपको दिखाते हैं जो तैयारी हमने की है। यहाँ इस पावर सेंटर में ये देख रहे हैं आप वो बड़ी स्क्रीन। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, जायंट स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे किस राज्य का डेटा सबसे पहले आएगा। और अभी जैसा कि आपने देखा इस जायंट स्क्रीन पर एग्जिट पोल का इंतजार हो रहा है। इतना ही नहीं, वो तमाम सवाल जो इस वक्त आपके मन में हैं, क्या अब की बार एनडीए 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन ने किया है जो बड़ा दावा इंडिया गठबंधन 295 पर, वो होने वाला है। आंकड़ा क्या कह रहा है? एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाने की जो हमारी तैयारी है, ये है वो डेटा यूनिवर्स। और इसी डेटा यूनिवर्स से एबीपी न्यूज पर आज के एग्जिट पोल का हर बड़ा आंकड़ा राज्य के हिसाब से मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। ये देखिए आप इस तरीके से स्क्रीन पर, यहां पर जहां आप अभी #एग्जिट पोल देख रहे थे ऑन एबीपी। और देखिए पहला रुझान आने में फिलहाल आप देख रहे हैं 25 मिनट के करीब का वक्त बाकी है, क्योंकि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और आप जानते हैं 6:30 बजे से पहले जो एग्जिट पोल है उसका आंकड़ा नहीं दिखा सकते हैं। जो नियम है उसी का पालन करते हुए ठीक 25 मिनट 43 सेकंड के बाद एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा यहीं इस डेटा यूनिवर्स से देखेंगे आप मेरे साथ। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शिरीन के पास। तो पहला रुझान एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा हम आपको जिस तरीके से दिखाएंगे। और उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें आपको, 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वो लोग ही वोट डाल पाएंगे जो कतारों में लगे हुए हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने शाम 5 बजे तक वोटिंग के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर आंकड़ों से जुड़ी हुई, 57 सीटों पर 5 बजे तक 58% वोटिंग हुई है। तो 2024 का चुनाव खत्म हो गया है। थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल का आंकड़ा भी होगा, लेकिन आप अब 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जान लीजिए। 58% वोटिंग ओवरऑल, 57 सीटों पर आखिरी चरण फाइनल फेज। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, 70% वोटिंग यहां पर हुई है। बिहार में सबसे कम मतदान, 49% आखिरी चरण में। हिमाचल की 4 सीटें थी, 67% वोटिंग वहां पर हुई है। 5 बजे तक का आंकड़ा है। आपको बता दें कि फाइनल आंकड़ा आना भी बाकी है। झारखंड में 68% मतदान हुआ है और ओडिशा में 5 बजे तक 62% मतदान
पंजाब में ये आंकड़ा 55% का है। तो ये 5 बजे तक का आंकड़ा, जब पूरा आंकड़ा आएगा वो भी आपको बताएंगे। और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर आप देखने वाले हैं सबसे सटीक अनुमान, नतीजों से पहले वो पूरी पिक्चर जो आपको बताएगी कि आखिर क्या होने वाला है नतीजों के दिन, यानी कि सटीक एग्जिट पोल बस थोड़ी ही देर बाद आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो आंकड़ा आपके सामने होगा जो बताएगा कि देश में इस बार 2024 के चुनावों में क्या हुआ है। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर मेरी सहयोगी रोमाना के पास। तो देश का चुनाव, जाहिर सी बात है बड़ा चुनाव, 18वीं लोकसभा की तस्वीर क्या रहने वाली है, नतीजे 4 जून को। लेकिन एग्जैक्ट पोल से पहले आज दिन एग्जिट पोल का, और आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ये बड़ी तैयारी की। देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर एबीपी न्यूज पर एयर टैक्सी खासतौर से आपके लिए तैयार की है। और इसी एयर टैक्सी के जरिए इस 24 चुनाव की जो बिग पिक्चर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और बिग पिक्चर जितनी ज्यादा ऊपर से देखी जाए उतनी ही खूबसूरत होती है। और आइए इसीलिए जरा एयर टैक्सी में मैं सवार हो जाती हूँ। और एयर टैक्सी में सवार होने के बाद अब यहाँ से हम अपने सफर की शुरुआत करेंगे। और ये वो अंदाज है, ये वो तरीका है जिसके जरिए हर आंकड़ा आज के एग्जिट पोल का, हर वो नंबर जिसको जानने में आपकी दिलचस्पी है, वो आपके सामने हम रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ एबीपी न्यूज की एयर टैक्सी का ये हवाई सफर शुरू होगा। और फिर हम ऊपर से आपको दिखाएंगे, वो बर्ड आई व्यू आपको दिखाएंगे नंबर्स वाला, कि आखिरकार 18वीं लोकसभा की तस्वीर किस तरीके की उभरेगी। 4 जून जब नतीजे आएंगे तो नतीजे, उन्हीं नतीजों का एक सटीक अनुमान जो एबीपी न्यूज पर आज आप हमारे साथ यहाँ इस एग्जिट पोल के आंकड़े के जरिए देखेंगे। कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और इन 543 लोकसभा सीटों में अगर 2019 की बात की जाए तो आप जानते हैं कैसे बीजेपी अपने दम पर 303 सीटें लेकर आई थी, कैसे कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर ही 2019 में सिमट गई थी। तो इस बार 2024 में तस्वीर क्या रहने वाली है? वादों की झड़ी, खटाखट वादों वाली झड़ी कांग्रेस की तरफ से लगाई गई। बीजेपी ने मोदी की गारंटी आगे बढ़ाई। और देखिए कुछ इस अंदाज में ये एयर टैक्सी के जरिए आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं, चाहे एनडीए हो, इंडिया हो, अन्य हो, फिलहाल हर तरफ आप देख रहे हैं 000, क्योंकि अभी एग्जिट पोल का आंकड़ा आने का इंतजार है और इसीलिए फिलहाल सिर्फ 000 आपको नजर आ रहा है। जैसे ही एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आने लगेगा, यहाँ पर तब्दीली होने लगेगी, नंबर ऐड ऑन होने लगेगा। और ये बड़ी तैयारी जो एबीपी न्यूज पर हमने आपके लिए की है, रहिए हमारे साथ, यहीं से आप तक नंबर पहुंचाएंगे। फिलहाल फिर से रुक करते हैं शिरीन का। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए ये खास और दिलचस्प तैयारी है एबीपी न्यूज की। आपको इसी अंदाज में हम वो आंकड़ा बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2024 के चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया, हालांकि अभी जो कतारों में लोग लगे हैं, जो लाइन में लोग लगे हुए हैं, वो वोट डाल सकेंगे। और 5 बजे तक 57 सीटों पर 58% वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आप लगातार एबीपी न्यूज के साथ रहिए, क्योंकि वो सटीक अनुमान, वो सटीक एग्जिट पोल आना अभी बाकी है। तो ये देश का एग्जिट पोल है और इंतजार आपका बस खत्म होने को है, जब आपके सामने एबीपी न्यूज वो जादुई आंकड़ा रखने वाला है, वो सटीक अनुमान रखने वाला है जो बताएगा कि आखिर क्या अनुमान है नतीजों से पहले। लेकिन वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2024 का चुनाव 19 अप्रैल से जिसकी शुरुआत हुई थी और 7 चरणों में ये चुनाव हुआ है। अब आज आखिरी चरण था जो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लाइन में कुछ लोग जो लगे हुए हैं, जो वोटर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपना वोट डाल सकेंगे। और अब एग्जिट पोल के आंकड़ों का इंतजार करें हम, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। यहाँ दिबांग जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ साउथ में बताएंगे आखिर श्री दत्ता सर हैं। श्री दत्ता सर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ बद्री नारायण जी भी हैं। मैं सबका रुख करूं, शुरुआत दिबांग आपसे कर लेते हैं। क्या लगता है, एग्जिट पोल का आंकड़ा आना भी बाकी है, लेकिन दावे और वादों का ये पूरा चुनाव रहा, साख का भी रहा? साख का भी रहा, और दावे और वादे हर चुनाव में होते हैं। उनके अगर आंकड़े जोड़ें तो वो पार्लियामेंट में जितनी सीटें हैं उससे डबल शायद आपको करनी पड़े, वो हर बार चुनाव में होता है, ये हम देखते हैं। लेकिन अगर आप देखें, जो बड़ी बात इन चुनाव में रही कि कोई ऐसा सूत्र वाक्य नहीं बन पाया जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमा हो और जिससे जीत हुई हो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अच्छे दिन आने की जो बात की 2014 में, या घर में घुस के मारेंगे जो 19 की बात थी, इस तरह का कोई सूत्र वाक्य नहीं बन पाया। एक बना 400 पार वाला,
और वो अपने ही लोगों की वजह से, कुछ सांसद की वजह से बीजेपी को उस पर थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ा और विपक्ष ने उसको काफ़ी घेरा। विपक्ष की अगर बात करें तो राहुल गांधी दिखाई ज़रूर दिए पर बोले कम, जो कि अच्छी बात रही क्योंकि कोई विवाद नहीं हुआ। प्रधानमंत्री दिखे, खूब बोले, खूब ऊट पटांग भी बोले, खूब उन्होंने दबाकर भी बोला और मतलब वो बिल्कुल छाए रहे। प्रदीप जी, आपने तो पिछले कई चुनाव देखे हैं। 24 का चुनाव जो लगभग 1.5 महीने के आसपास का ये वक्त रहा, 7वां चरण आज खत्म भी हो गया। इस बार क्या अलग रहा? मुद्दे अलग रहे या पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरी वो अलग रहा? क्या लगा सर आपको? नहीं, देखिए, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग इस विषय पे बात कर रहे थे। मेरा मानना है कि इस चुनाव का कोई सेंट्रल थीम नहीं था, केंद्रीय मुद्दा नहीं था। मुद्दा नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पक्ष में कौन है, नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन है, उनको फिर से तीसरी बार लाना है या उनको हटाना है, ये प्रमुख मुद्दा था। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे मुद्दे जुड़ते गए जो समय समय के अनुसार बदलते रहे। विपक्ष कोई बड़ा नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। सरकार के खिलाफ कोई एक मुद्दा जिसको कहें कि वो डिसाइसिव बन सके, उसके आधार पर लोग वोट दे सके। और दावों में देखिए असली बात होती है विश्वसनीयता की, कि किसकी बात पर भरोसा ज्यादा होता है, बिल्कुल सर, उसका असर ज्यादा। और भरोसा किस पर हुआ है, किस पर किया है, ये सटीक अनुमान यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी काफी कुछ साफ हो जाएगा। तो चुनाव मतलब एबीपी न्यूज चुनावों पर सबसे बड़ी कवरेज और एग्जिट पोल यानी कि सटीक अनुमान अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखने वाले हैं। और चलिए बिना देर किए एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। श्री दत्ता जी, आप तो साउथ पर नजर बनाए हुए हैं, सारी पार्टियों की भी नजर उस पर थी। इस बार कुछ बदला या समीकरण कुछ चेंज हुए साउथ में? सर जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जी, आप देखें वो इस बार साउथ में प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादातर फोकस था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स मीटिंग में भी उन्होंने कहा था कि मैं इस बार साउथ और ईस्ट में कॉन्सेंट्रेट करूंगा, आप लोग नॉर्थ का ध्यान रख लीजिए, ऐसा करके बोला था। पर साउथ में इस बार एक आई डोंट सी मच लार्ज स्केल टर्न आउट एंड ऑल दैट, बट स्टिल साउथ में अकाउंट खुलेगा, केरल में भी। दैट इज व्हाट बीजेपी। चलिए सर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे जब नतीजे सामने आ जाएंगे, जब नंबर्स एग्जिट पोल के सामने आ जाएंगे। मैं बद्री नारायण जी आपसे समझती हूँ, क्योंकि जातियों के बिना इस देश में चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। इस बार क्या रहा सर? शिरीन, देखिए, चुनाव शुरू जो हुआ था वो विकसित भारत के नाम से शुरू किया था प्रधानमंत्री जी ने, वहीं से कैंपेन शुरू की थी। लेकिन विपक्ष ने जातीय जनगणना और जाति को इस इलेक्शन में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जिसमें कि संविधान, आरक्षण और जाति सब मिला करके। लेकिन उसका इतना तो असर हुआ कि कुछ जो जातियां थी, जो बीजेपी की एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक थी, उनमें एक छोटा सा फ्रेगमेंटेशन, 10 से 15% का फ्रेगमेंटेशन कुछ जातियों में आया। लेकिन जो बड़ी जातियां हैं दलितों में, मार्जिनल्स में, दलितों में वो दो एंकर रहे इसमें। एक तो नरेंद्र मोदी का इमेज और दूसरा लाभार्थी। मैं आपसे इस पर बाद में विस्तार से बात भी करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो नतीजों से पहले क्या है अनुमान, ये आपको बताएगा सटीक एग्जिट पोल, जो बस थोड़ी ही देर बाद पहला आंकड़ा, थोड़ी ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल और उसका पहला आंकड़ा एबीपी न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और पहला आंकड़ा बताएगा आपको, नतीजों से पहले ही तस्वीर क्लियर करेगा आपके सामने। एबीपी न्यूज हर एक जानकारी इससे जुड़ी हुई बस थोड़ी देर बाद लाने वाला है। कहीं मत जाइए, इंतजार कीजिए, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चुनावों की सबसे बड़ी कवरेज और देश का एग्जिट पोल, नतीजों से पहले सही और सटीक अनुमान आपके सामने बस हम रखने ही जा रहे हैं। और उससे पहले एक एक रिएक्शन में चाहूंगी हम सभी अपने मेहमानों से ले ले। दिबांग, अब आंकड़ा आने में बस कुछ ही देर बाकी, क्या लग रहा है आपको? कि आंकड़ा बस कुछ ही देर में आप बता देंगी, मुझे पक्का भरोसा है। और क्योंकि वो टाइम की भी उसमें प्रॉब्लम रहती है। और एग्जिट पोल के बारे में सिर्फ यही है कि एग्जिट पोल भी दाएं बाएं चले जाते हैं, तो असली जो एग्जैक्ट पोल होगा वो असली आंकड़ा तो वही माना जाएगा। बाकी हम तो लगातार कयास लगाते रहे, पिछले 2 महीनों से उन कयासों को बदलते रहे हैं, सुधार भी करते रहे हैं। लेकिन आज ये एग्जिट पोल, चूँकि जो लोग वोट करके आते हैं उनसे बात की जाती है, उसमें कई बार लोग बताते नहीं सही, वहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। बाकी एग्जिट पोल भी मुँह की खाते रहते हैं। बाकी ये है कि रोचक बड़ा होगा इस बार, चलिए देखेंगे, इंतजार करेंगे। हमारे साथ 2 पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवीएल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है।
और चलिए एक एक रिएक्शन आपसे भी ले लेते हैं, क्योंकि वो अनुमान, वो सटीक एग्जिट पोल बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले आप लोगों की क्या उम्मीद है? जीवीएल, शुरू आपसे करते हैं। नमस्कार आपको, पैनल में सभी मित्रों को और दर्शकों को सबको नमस्कार। आज एक बड़ा दिन है, इतने 1.5 महीने के समय के बाद पूरा पोलिंग समाप्त होने के बाद अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, मैंने भी आपके चैनल पर भी मैंने एग्जिट पोल एक आध बार प्रस्तुत किया था, क्योंकि मेरा भी 30 साल का अनुभव है। ज्यादातर कोशिश रहती है जितना सटीक इसको बनाने की, सटीक आंकड़ा तक पहुंचने की हर पोलस्टर की प्रयास रहती है, बट लेकिन जहां कांटे की टक्कर होती है वहां प्रेडिक्शन में काफी मुश्किलें होते हैं। बट अदरवाइज ये जो चुनाव है, मैं 30 वर्ष से राजनीतिक एक विश्लेषक के रूप में मैं देख रहा हूं चुनाव को। मैंने ऐसा कोई चुनाव आज तक नहीं देखा, 93 से लेकर 2023 तक। यदि इसमें विनर कौन है इसको लेकर चुनाव शुरू होने के पहले विपक्ष को भी एक स्पष्टता थी कि भाजपा का ही सरकार बनने वाली है, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। यह विपक्ष भी मान चुकी थी। ये ऐसे 30 साल में मैंने कभी मेरा अनुभव में नहीं देखा। 2014 में नहीं था, 2019 में भी मान बैठा है, लेकिन विपक्ष माना है या नहीं? अतुल जी इसका जवाब देंगे। अतुल जी। नहीं शिरीन, वो आगे कुछ कहने से पहले आपने उनको रोक दिया। उनको पता है कि चुनाव उनको टफ गया है, चुनाव हार रहे वो कह रहे हैं कि चुनाव जीत रही है, बैठा है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। शिरीन जी नहीं शिरीन जी, आप रिवाइंड करके सुनिए। उनके किंतु परंतु काफी लगे थे, थोड़ा सा कॉमा ऑफ आपने ध्यान नहीं दिया। वैसे जीवीएल जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, उनकी किताब भी पढ़ी है ईवीएम पर, मैंने काफी डिटेल पढ़ी है, मैंने अडवाणी जी की प्रस्तावना भी उसमें पढ़ी है। लेकिन ये चुनाव जो है, ये चुनाव जनता के मुद्दे पे कांग्रेस ने लड़ा। कांग्रेस कहीं भी दाएं बाएं इस चुनाव में हुई नहीं है। हमने म से कहां तक, म से मटन से लेकर म से कहां तक पहुंचे प्रधानमंत्री, और जिस तरह से उन्होंने सारी चीजें को बदलाव आया, तो वो सारा देखा है। हमारे पास एक कार्यक्रम था, हमारे पास विजन था। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं, आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, आई एम सिंपल पॉलिटिशियन, कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे 2004 का और 2024 का इलेक्शन बहुत करीबी लगता है कि वो इंडिया शाइनिंग वाला जो है, वो 400 पार और इंडिया शाइनिंग को कंपेयर अगर करोगे आप, तो नतीजा वही होगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लोगों ने हमारे विजन को माना है, लोगों ने हमारे गारंटीज को माना है, क्योंकि हमने वो कर्नाटक में करके दिखाया, हमने तेलंगाना में करके दिखाया। लोगों ने एक बार मात खाई है कुछ बातों को जानकर, और जिस तरह राजस्थान में लोगों ने मतदान करने के बाद लोगों ने मात खाई ना। चिरंजीवी योजना चालू है, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा वाली बंद हो गई, और 450 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है, उसकी अभी तक उन्होंने सब्सिडी दी नहीं है। तो वहां पर भी हम अच्छा प्रदर्शन जो है हर स्टेट में करते हुए दिखाई देंगे। हमें पूरा विश्वास है, हम चुनाव जीतते हैं। ठीक है, चलिए हम इंतजार करेंगे, और जब वो आंकड़ा आएगा तो उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जरूरी सूचना, लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 543 में से 542 सीटों पर वोट डाले गए हैं। एक सीट बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का एग्जिट पोल किया है। सभी सीटों पर किए गए सर्वे में 4,31,182 लोगों की राय ली गई है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपके सामने, देखिए थोड़ी ही देर का इंतजार बाकी रह गया है। सबसे सटीक एग्जिट पोल, पहला आंकड़ा थोड़ी ही देर में आपके सामने आने ही वाला है। नजरें गड़ाकर बैठिए, एबीपी न्यूज आपको बताएगा नतीजों से पहले क्या है अनुमान। तो वोटिंग खत्म हो गई है और अब 4 जून नतीजों के दिन का इंतजार है, लेकिन एग्जैक्ट पोल से पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ये बड़ी तैयारी की है एग्जिट पोल का आंकड़ा आप तक पहुंचाने की। और इसके लिए आप देख रहे हैं यहां पर आज ये आंकड़ा जब हम आप तक पहुंचाएंगे तो उसके लिए जो खास तैयारी हमने की है, यहां पावर सेंटर राजधानी दिल्ली, जहां एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक, और आप देख रहे हैं चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, और साथ ही ये राजपथ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। और इस राजपथ से होते हुए सीधे आप मेरे पीछे देखेंगे वो नई संसद भवन की इमारत है, जो इस बार के चुनाव में हर नेता की मंजिल है। लेकिन किसकी ख्वाहिश पर मोहर लगने वाली है, किसकी नसीब में इस बार जीत है और कौन हारने वाला है, किसका सियासी गणित सेट हुआ है, आखिरकार वो पहला आंकड़ा किस राज्य का है। ये जायंट स्क्रीन आप देख रहे हैं, और इस जायंट स्क्रीन पर केरल राज्य, जिसका आंकड़ा
सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और केरल का आंकड़ा आपको दिखाने के लिए अब हम सीधे आपको लेकर चलेंगे उस डेटा यूनिवर्स में, जहां से आपको पता चलेगा कि केरल दक्षिण का वो राज्य जहां से एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं खुद इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में शुमार राहुल गांधी। वायनाड सीट से उम्मीदवार हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो यही केरल था जहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। और इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा केरल को लेकर क्या कह रहा है, ये देखिए। वोट प्रतिशत सामने निकल कर आया है। यूडीएफ 42%, एलडीएफ 33%, एनडीए के खाते में 23%, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर जाता हुआ। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 के मुकाबले देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस नीत गठबंधन जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट वो घट रहा है यहां पर वोट प्रतिशत के मामले में। और ऐसे में अगर ये सीटों के लिहाज से तब्दील होगा तो फिर आंकड़ा क्या है ये लीजिए। यूडीएफ जो है 17 से 19 सीटें हासिल कर रहा है। एलडीएफ का खाता नहीं खुल रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई, मतलब चुनावी सूखा बीजेपी का केरल में इस बार खत्म हो सकता है। इस पर एग्जिट पोल का यह आंकड़ा मोहर लगा रहा है। केरल में बीजेपी का चुनावी सूखा खत्म हो सकता है। आप जानते हैं केरल वो राज्य है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक नहीं 2 चुनावी रैलियां की। और ऐसे में ये बड़ी तस्वीर केरल की। शिरीन, हमारे आपके पास आते हैं तो बड़ा आंकड़ा है देखिए। और बड़ी बात यह है कि केरल में एनडीए का खाता खुल सकता है। एग्जिट पोल की ये सबसे बड़ी बात केरल चुनावों से जुड़ी हुई। जीवीएल जी, इन आंकड़ों के लिहाज से तो बधाई आपको, सूखा खत्म हो रहा है केरल में। जीवीएल जी। हाँ शिरीन जी, ये आपका जो प्रेडिक्शन है ये बिल्कुल पहले की तुलना में 1 से 3 सीट मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उससे ज्यादा मेरा जो दृष्टि आपकी वोट अनुमान की है, वोट अनुमान में भाजपा के लिए या एनडीए के लिए आपने 23% वोट आपने प्रोजेक्ट किया है, जो मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हमारी जो दक्षिण को लेकर जो हमारा लक्ष्य था, तो अगला पड़ाव हमारे लिए ये एक तरह से देखा जाए तो ये हम इसको एक आगे की रणनीति के लिए दक्षिण को भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गढ़ के रूप में साधने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में हमने इसको लिया था। तो इसलिए उस प्रयास में हम बहुत सफल होते नजर आ रहे हैं। और जो एलडीएफ के लिए आपने सुपड़ा साफ दिखाया, हाँ। ये मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब ये एक राज्य था। चलिए, आप इसे एक बड़ी उपलब्धि कह रहे हैं। अब मैं अतुल जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। अतुल जी, आप कहते थे चुनौती है, साउथ की तरफ तो बीजेपी को देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन देखिए खाता भी खुल रहा है और बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे वो मान भी रहे हैं। नहीं, देखिए आपके इसमें तो वोट परसेंटेज उनका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूँ पीछे साउथ के राज्यों में इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और बहुत बड़ा नुकसान इनको कर्नाटक में वाला। तो आज केरला में आप जो दिखा रहे हो, मैं आपको दावे से बताता हूँ काफी सिलेंडर मार्जिन होगी और 20 में से 20 जो है वो यूडीएफ वहां पे आपको जीतता हुआ दिखाई देगा। 20 में से 20। ठीक है, चलिए आपका आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल यही कह रहा है। बहरहाल कुछ और आंकड़े हैं। अगला राज्य कौन सा है, सीधे लिए चलते हैं रोमाना के पास। तो आज जहां पर मैं मौजूद हूं वो डेटा सेंटर नहीं है, वो पावर सेंटर है। और अगला राज्य अब जिसका आंकड़ा हम खोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमने दक्षिण से शुरुआत की है, केरल का नंबर आपने देख लिया है जहां एनडीए के लिए चुनावी सूखा खत्म होने वाला है। और अगला राज्य कौन सा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये अगला राज्य तमिलनाडु है, जिसके एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाली हूं। कुल 39 लोकसभा सीटें यहाँ तमिलनाडु की, और 39 लोकसभा सीटों में से 2019 की अगर बात की जाए तो 38 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। सिर्फ एक वो सीट थी जो एआईएडीएमके ने जीती थी। इस बार बीजेपी और एआईएडीएमके अलग अलग चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीधे आपको डेटा यूनिवर्स लेकर चलेंगे और यहां पर अब तमिलनाडु का एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या रहने वाला है। पहले वोटिंग परसेंटेज होगा जो आपके सामने आएगा, और ये लीजिए वोटिंग परसेंटेज आपके सामने। इंडिया गठबंधन 46% के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर 21% वोट शेयर के साथ। एनडीए के खाते में 19% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाया और उससे कहीं ना कहीं एक चुनावी स्क्रिप्ट बीजेपी यहां पर लिखती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में वोट प्रतिशत अगर सीटों में कन्वर्ट होगा तो ये बड़ी तस्वीर आपके सामने है। इंडिया गठबंधन के खाते में 37 से 39 सीटें जा सकती है, मतलब क्लीन स्वीप भी इंडिया गठबंधन कर सकता है। यहां पर एनडीए के खाते में 0 से 2 सीटें
मामला बहुत करीबी है। 2 सीटें ऐसी हैं जो यहां तमिलनाडु में फंसी हुई नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में। शिरीन, बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने बताई और ये जादुई आंकड़ा कह लीजिए, क्योंकि ये सटीक अभी अनुमान है। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 37 से 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए का खाता खुल सकता है तमिलनाडु में भी। तो बड़ी बात तमिलनाडु के एग्जिट पोल से जुड़ी हुई। इंडिया गठबंधन यहां पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई और इंडिया गठबंधन को यहां 37 से 39 सीटें। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि एनडीए का खाता यहां पर भी खुल सकता है। अब क्योंकि आप श्री दत्ता जी साउथ के जानकार हैं, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या? आपका अनुमान भी यही है? केरल मेरा होम स्टेट है, वहाँ पर बीजेपी का वो 2 सीट्स में अच्छा प्रदर्शन होने संभावना है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन बहुत कम था। वो अप्रोचेबल है बीजेपी के लिए। वो एंड कैंडिडेट भी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स थे एंड उसका एक्सेप्टेंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम थे उनका। इसलिए तमिलनाडु में आप देखिए वो वहाँ पर मेरे ख्याल से वो अलायंस के लिए अलायंस बीजेपी को शायद नहीं मिलेगा, पर अलायंस के लिए 1-2 सीट मिल सकता है तमिलनाडु में। तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर केरल में, दैट इज इन केरला। वो केरला में केरल में पूछ रहा हूँ, यही 2 सीटें। जी तमिलनाडु में इस पर मेहनत भी बहुत किया है बीजेपी ने, तो उसी और का ये फायदा जो पूरा आप देख रहे हैं कि डिस्कोर्स खाता जो खुलता खड़ा दिख रहा है। किया काशी तमिल संगमम और पूरा जो तमिल इलीट है और खास उस पर तक प्रभाव तमिलनाडु में फैलाया। एक और है। और तमिलनाडु में हमने एक चीज और देखा हाँ। कि खेतों में खलिहानों में लोग बिल्कुल। मोदी की बात करने लगे हैं, जो पहले नहीं करते थे। तो एक नया शिफ्ट दिखाई पड़ा हम लोगों ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो कोशिश की गई उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है साउथ में। लेकिन अभी तो अब एग्जिट पोल का पिटारा खुल चुका है। एक के बाद एक अलग अलग राज्य हैं जिसके आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अभी तक 2 राज्यों का हाल आप जान चुके हैं, जिसमें दक्षिण के 2 राज्य हैं। एक केरला आपने जाना, दूसरा तमिलनाडु आपने जाना, और वो तीसरा राज्य कौन सा है जिसका आंकड़ा अब मैं आपको दिखाऊंगी। आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। ये वो तीसरा राज्य है जिसको लेकर बीजेपी बहुत उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां 2019 में बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं लगा था। बीजेपी के हाथ खाली रह गए थे 2019 में इस राज्य में। वैसे हाथ तो खाली कांग्रेस के भी रहे थे 2019 में इस राज्य में। गेस कर पा रहे हैं आप क्या? ये लीजिए, ये देखिए जायंट स्क्रीन पर अब वो राज्य आपके सामने आ गया है। आंध्र प्रदेश का मैं जिक्र कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश में देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन के खाते में 53%, माफ कीजिएगा, एनडीए के खाते में 53% वोट शेयर जाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इंडिया के खाते में वोट शेयर जो है वो महज 3% नजर आ रहा है। वहीं वाईएसआरसीपी के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एनडीए जहां पर बीजेपी के साथ टीडीपी भी है, जनसेना भी है, तो मिलकर बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई वाईएसआर कांग्रेस को। और सीटों के लिहाज से अगर ये आंकड़ा तब्दील होगा तो वो बड़ी तस्वीर क्या उभरेगी। सीटों में एनडीए के खाते में 21 से 25 सीटें जा सकती हैं और वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 0 से 4 सीटों पर सिमट सकती है। 2019 जानते हैं ना आप किस तरीके से वाईएसआर कांग्रेस थी जिसके खाते में 25 में से 22 सीटें गई थी। और वहीं टीडीपी बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे, टीडीपी के खाते में महज 3 सीटें गई थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में पलट सकती है बीजेपी के हक में। श्री बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए किस तरीके से ये बदला हुआ आंकड़ा और चौंकाने वाला एग्जिट पोल का ये अनुमान है। ये आंकड़ा है आंध्र प्रदेश में जिस तरह से एनडीए को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं आंध्र प्रदेश में। ये बड़ी जीत। इंडिया गठबंधन यहां खाता भी खोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो एग्जिट पोल का ये महत्वपूर्ण आंकड़ा और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। प्रदीप जी, ये बड़ा उलटफेर आंध्र प्रदेश में। निश्चित रूप से ये चंद्रबाबू नायडू की वापसी हो रही है। जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जगन रेड्डी के खिलाफ थी, उसका फायदा सीधे सीधे उनको मिल रहा है, क्योंकि विकल्प के रूप में वो नजर आ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़ा फर्क ये है, तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय पार्टियों का जो है वो संघर्ष हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का। यहाँ दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका जो है वो बहुत ही सीमित है, हाशिए पर है। चूँकि एनडीए में बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ होने के कारण बीजेपी को यहाँ फायदा मिल रहा है, वरना पिछले चुनाव में उनको 1% भी वोट नहीं मिला था। और जीवीएल जी मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं, क्योंकि आपने तो इन अनुमान के मुताबिक, अभी ये नतीजे नहीं है लेकिन एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहे कि आंध्र प्रदेश में तस्वीर बदल कर रख दी आप लोगों ने। शिरीन जी, प्रदीप जी का मैं विश्लेषण सुन रहा था। आंध्र प्रदेश मेरा गृह राज्य भी है और इनका जो अभी कहना था कि पिछले चुनाव में हमको 1% वोट मिली, बिल्कुल सही है। बट लेकिन
इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेली भी जाती तो हमको 15-16% वोट मिल सकता है। लोकसभा चुनावों में यह कई प्रीपोल सर्वेस का, पार्टी के इंटरनल सर्वेस का भी अनुमान था। तो मैं एक जानकारी दे रहा हूं। तो इसलिए 2019 की परिस्थिति अब नहीं थी इस चुनाव में, क्योंकि वो समय एक आंदोलन चला था, टीडीपी के द्वारा, वाईसीपी के द्वारा केंद्र के खिलाफ एक आंदोलन के माहौल था। तो इसलिए वो परिस्थिति अलग थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने के साथ, नहीं तो टीडीपी को हमारे साथ गठबंधन करने का कोई कारण ही नहीं था। एक मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा है आंध्र प्रदेश में, तो उसका भरपूर लाभ मिला है। नहीं होते, हम नहीं होते तो ये इसकी तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती थी। नहीं, जीवीएल रोमाना बोल रही हूँ, जीवीएल रोमाना बोल रही हूँ। लेकिन सवाल ये यहाँ पर कि ये टीडीपी की लहर पर सवार होकर बीजेपी आंध्र प्रदेश में ये गेन कर रही है ना? नहीं, ये तो देखिए, जब गठबंधन जीतती है तो केवल एक के बदौलत नहीं जीतती है, नहीं तो कोई गठबंधन करेगा नहीं, किसी की मजबूरी थोड़ी है। तो गठबंधन करते इसलिए हैं ताकि दोनों की ताकतों को मिलाकर एक अच्छा राजनीतिक फायदा दोनों को मिल सके। तमिलनाडु में डीएमके कई पार्टियों के साथ क्यों लड़ती है, अकेला क्यों नहीं जाती है? अकेले किसी को लग सकता है कि डीएमके के बदौलत जीत रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अतुल जी, ये वो दक्षिण भारत, और हमने देखा कैसे 24 चुनाव से पहले एक पूरा उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अलग किस्म की सियासत, इसी का नैरेटिव बुना गया। और यहाँ पर वो दक्षिण भारत जिसको लेकर इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा आश्वस्त था, वहीं जमीन खिसकती हुई इंडिया गठबंधन के कदमों के तले नजर आ रही है और बीजेपी और एनडीए मजबूत हो रहा है। सर, ये क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि वहां पर टीडीपी और वाईएसआर, ये दो जो है, ये ट्रेडिशनल फाइट करते एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है वहां पर टीडीपी को ज्यादा वोट किया हो, लेकिन हम भी शर्मिला जी को वहां पर फील्ड करके हमने पार्टी खड़ी करने की एक बहुत बड़ी कोशिश जो है वो जरूर की है। और हो सकता है कि हम वहां पर कुछ सीटें जीत के कटपक की सीट जो है वो हम जीत सकते हैं। तो वहां भी हमने कोशिश की है। शर्मिला जी को 6 महीने पहले हमने इंडिया गठबंधन का जो विरोधाभास है, देखिए ना, केरला में तो भारी पड़ गया। यहाँ पर आर पार की लड़ाई लेफ्ट की और कांग्रेस की, और वहां बीजेपी जो है, एनडीए जो है, वो सीटें हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी सूखा खत्म हो रहा है केरला में एनडीए का। नहीं, ये आपका कहना है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरला में इनको एक भी सीट मिलेगी, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे पास भी इंटरनल सर्वे ना माने, लेकिन नतीजों के दिन भी हम बात करेंगे और फिर इस पर विस्तार से बात होगी। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, अगले राज्य की बात करेंगे, और वो अगला बड़ा राज्य जिसका आंकड़ा हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पावर सेंटर, ये राजपथ, और मेरे पीछे ये नई संसद भवन, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ क्योंकि नेताओं की जो अल्टीमेट मंजिल है वो यही नई संसद भवन है। और यहाँ पर वो कौन सा राज्य है जिसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारी जाइंट स्क्रीन है, और जाइंट स्क्रीन पर अब तेलंगाना का एग्जिट पोल का आंकड़ा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तेलंगाना, आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ कुल 17 लोकसभा सीटें, और तेलंगाना में अभी पिछले साल ही 2023 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में तस्वीर क्या उभरेगी तेलंगाना की, इसी के लिए सीधे डेटा यूनिवर्स में अब हम पहुंच चुके हैं। और वो तेलंगाना की बिग पिक्चर क्या है, सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज आपके सामने आने वाला है। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा ये कह रहा है कि तेलंगाना में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी के खाते में जा रहा है तो वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है, मतलब कांग्रेस के खाते में जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए भी पीछे नहीं है। देखिए किस तरीके से बीजेपी तेलंगाना में 33% वोट शेयर हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीआरएस जो है उसकी जमीन खिसकती हुई महज 20% वोट शेयर ही बीआरएस के खाते में जा रहा है, और एआईएमआईएम वही 2% के आसपास वोट शेयर जो उसका रहता है अमूमन। और ऐसे में सीटों में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बिग पिक्चर ये रही, इंडिया के खाते में भी 7 से 9, एनडीए के खाते में भी 7 से 9 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट, मतलब बीआरएस का खाता भी नहीं खुल रहा है। यहाँ आर पार की लड़ाई तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नजर आ रही है, और अन्य के खाते में ये जो 0 से 1 वाली सीट जाते हुए आप देख रहे हैं, तो कयास इसका यही लगाया जा रहा है कि ये एआईएमआईएम वाली असदुद्दीन ओवैसी वाली सीट है जो फिलहाल अन्य के खाते में नजर आ रही है। शीरीन,
बिल्कुल, तो तेलंगाना का ये नंबर सामने आ गया है और एग्जिट पोल में यहाँ एनडीए को फायदा होता दिखा रहा है। कांटे की टक्कर है, बहुत कड़ी टक्कर तेलंगाना में, क्योंकि 7-9 सीटें मिल सकती हैं, जो बता रहा है एग्जिट पोल। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन को भी 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं एनडीए को भी यहाँ पर 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। यानी ये बताता है कि यहाँ बीजेपी को फायदा सीधे तौर पर होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की सीट इस बार 24 के चुनावों में तेलंगाना में बढ़ रही है और ये कड़ी टक्कर एक तरीके से। दिबांग जी, बिल्कुल, देखिए अगर 3 सीट थी पिछली बार कांग्रेस की, तो वो बढ़ी ज़रूर हैं और ये उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि वहाँ नए मुख्यमंत्री हैं और जो चुनाव है वो बिल्कुल लोकल इश्यूज़ पे लड़ा गया था, तो शायद उनकी सीट और बढ़ेंगी। लेकिन अगर बीजेपी भी अपनी सीट की उम्मीद ज़रूर थी कि बढ़ाएंगे, लेकिन ये अगर सीटें बढ़ रही हैं तो करीब 3 से 5 सीटें बढ़ रही हैं, जो मुझे लगता है कि 2-3 की उम्मीद थी, तो बीजेपी ने वहाँ ज़रूर अच्छा किया है। ठीक है, जीवीएल का भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर बद्री जी मैं आपके पास आऊंगी। मुझे पता है आप बहुत देर से ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी एक और राज्य से गुड न्यूज आपके लिए, और ये साउथ जो है वो फेवर में जाता हुआ, आपकी कोशिशों को यहाँ पर जो है वो एक तरीके से फल मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ श्रीन जी, जो गेन्स हम उम्मीद कर रहे थे दक्षिण में, आपके पोल के आपके एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। और लेकिन तेलंगाना में इससे भी और बेहतर हो सकता है, यही हमारे आकलन है। डबल डिजिट में पार्टी बीजेपी आ गया, ये तो बिल्कुल सही है कि ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा हुआ है, बनाम बिकॉज कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। बीआरएस थर्ड पोजीशन पर चली गई है, बट वी आर होपफुल ऑफ विनिंग 10+ सीट्स। कांग्रेस के साथ ही टक्कर है, तो इसलिए कांग्रेस नंबर 2 इस बार लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है बढ़ेगा, आंकड़ा 7 से 9 पहुंच सकता है, लेकिन टक्कर तो बराबरी की बीजेपी दे रही है ना सर। बीआरएस का नुकसान, बीजेपी का फायदा, तो खुश हैं या कुछ अफसोस? क्योंकि पिछले चुनाव में भी आप देखिए रोमाना जी, वहां पर हमारे 17 सीटें थी केवल विधानसभा में, वहां से उठकर हमने सिंगल पार्टी जो है सत्ता हासिल की है। और हमारा खुद का जो अनुमान है, ठीक है, मैं आपके सारे आंकड़ों का सम्मान करता हूँ, आपने जो भी वो एग्जिट पोल किया होगा, जो भी सर्वे किया होगा, उससे मुझे नकारना नहीं है, लेकिन मुझे ये तो हक आप जरूर दोगे कि हमारा सर्वे हम क्या वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे हिसाब से वहां पर हम मिनिमम 11 सीट जो है वो जीत रहे हैं, क्योंकि उतना काम हुआ है। और हमने जीतने के बाद 6 गारंटी पहले कैबिनेट में जो है हमने साइन किया है। तो बीजेपी ने जहां जहां वायदे किए, जहां जहां गारंटी दिया है, अब तक पूरे नहीं किया है। महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए, अब कोई भी गारंटी अब तक पूरी नहीं की है। लेकिन अतुल जी, जीवीएल क्या मेन पॉइंट यहाँ पर अतुल जी मिस कर रहे हैं, और वो मेन पॉइंट ये कि विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस तरीके की भूमिका नहीं थी ना। ये लोकसभा चुनाव है और यहाँ नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव बुना गया है। जीवीएल रोमाना जी, आप 2019 का भी चुनाव का जिक्र करेंगे। 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने केवल 1 विधानसभा सीट जीती थी, 119 में से केवल 1 सीट विधानसभा। बट लेकिन 4 महीने के अंतराल के बाद, केवल 4 महीने के अंतराल के बाद हमने 4 लोकसभा जो 28 विधानसभा सेगमेंट से एक इक्वल है, तो हमने ऐसे छलांग मारी है। तो इस बार भी बहुत बड़ी हमारी इजाफा होगा हमारे वोट में और सीटों में। तो हम तो डबल डिजिट टैली 10 सीट से ज्यादा सीट तेलंगाना में हम उम्मीद कर रहे हैं। 9 भी हो सकता है आपके अनुमान के मुताबिक। तो मतलब इस बार जो साउथ इंडिया है वो एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए रह सकता है क्या? मुझे लगता है जरा जल्दी जो विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं उनसे एक छोटा रिएक्शन लेते हैं। श्री दत्तन सर, आपका आकलन एक्स फैक्टर साउथ इंडिया एनडीए के लिए? बिल्कुल इस बार प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा फोकस दिया है साउथ में, वो उसका फ़ायदा दिखता लग रहा है। तो केरल में भी अकाउंट खोलेगा तो एक ड्राई स्टेट था इन एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, वो चेंज हो रहा है। और तेलंगाना में दिस एज आई फ्रॉम द ग्रास रूट मेरे को लग रहा है कि वो 10 तक जा सकते हैं। दैट इज व्हाट आई आल्सो फील। ठीक है, चलिए सर, ये भी आपका भी अनुमान है। तो ये देश का एग्जिट पोल है और आज देश का एग्जिट पोल जो है वो डेटा सेंटर नहीं बल्कि ये पावर सेंटर है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, क्योंकि ये वो राजपथ है और इसी से जुड़ी हुई वो देश की नई संसद जहां पहुंचना चाहते हैं सब नेता। लेकिन ईवीएम में आखिरकार किसकी किस्मत में हार, किसकी किस्मत में जीत तय हुआ है और अब आंकड़ा किसका आने वाला है, ये देखिए हमारी जायंट स्क्रीन जिस पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, मतलब
पूर्वोत्तर भारत जो है, जिसमें असम से लेकर अन्य जो राज्य हैं, उसका पूरा गणित सियासी तौर पर हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें असम की 14 सीटें और बाकी पूर्वोत्तर भारत की अन्य सीटें, जिसमें 25 सीटों का पूरा लेखा जोखा अब आपके सामने आने वाला है। और ये 25 सीटें जो हैं वो क्या एनडीए के 400 पार वाले नारे में मददगार साबित होंगी या फिर झटका, इसी की तस्वीर क्या उभरेगी? यहां लीजिए, आंकड़ा आपके सामने अब आने वाला है। पूर्वोत्तर भारत की इन 25 सीटों में एनडीए के खाते में 16 से 21 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 102 सीटें आप देख रहे हैं जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगर पिछली बार की बात की जाए, मतलब 2019 की, तो फिर जो माफ कीजिएगा, जो सीटें हैं ये 25 नॉर्थ ईस्ट वाली सीटें, इनमें बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई थी। इसमें असम की जो सीटें हैं 14 वो शामिल हैं। तो ये एक पूरा मुकम्मल आंकड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो हमने आपको दिया है। श्री बिल्कुल, तो नॉर्थ ईस्ट का भी आंकड़ा आप सामने है और देखिए यहाँ पर इन 25 सीटों में, जो नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें हैं, एनडीए को यहाँ पर इनमें से 16 से 21 सीटें मिल रही दिखाई दे रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि असम की भी 14 सीटें इन 25 सीटों में शामिल हैं, जिनमें से यहाँ पर ये बता रहा है ये एग्जिट पोल कि 16 से 21 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। अच्छा, असम और इन सीटों में से 10 से 12 सीटें में ऐसी हैं, 10 से 12 सीटों का ये आंकड़ा जो सीधे सीधे बीजेपी को जाता दिख रहा है। दिबांग, बिल्कुल शिरीन, पर देखिए मेरे पास कुछ मैसेज भी आए हैं जो ये कह रहे हैं कि आप सारे राज्यों को जो नॉर्थ ईस्ट क्लब कर देते हैं। ये राज्य बहुत अलग अलग हैं, कई राज्य हैं, एक 2-2 सीट वाले राज्य हैं। असम को छोड़ते हैं तो बाकी सारे राज्य 1-1, 2-2 सीट वाले हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं तो उनकी भावनाएं थोड़ी आहत होती हैं, क्योंकि सबको आप एक साथ जोड़ देते हैं तो ये उनकी इंडिविजुअलिटी और ये इसका बड़ा असर है। बीजेपी का वहाँ जोर है ज़रूर, और प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल एक तरीके से गार्जियन हैं वहाँ पर, बाकी सारे राज्यों के वो सब संभाल के रखते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जी। और मेरे ख्याल से वही उसका था। ये कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है, इसी तरह के आंकड़े की उम्मीद भी थी, इसी तरह के आंकड़ों की उम्मीद थी। अब जी, जो अभी हम लोग बात करें तो सचमुच एक्सपेक्टेड आंकड़ा था, और नॉर्थ ईस्ट उनका एक बड़ा बेल्ट है, बीजेपी का उभर चुका है। लेकिन जो रोचक है इस पूरे एनालिसिस में वो है साउथ। साउथ बीजेपी के लिए नई संभावनाओं का क्षेत्र है, और एनडीए जहाँ जहाँ जीती है, मान के चलिए कल वो बीजेपी का क्षेत्र होने जा रहा है। तो बीजेपी वहाँ पे फैल रही है। और तेलंगाना में बीआरएस का समाप्त होना, एक तरह से तेलंगाना राज्य के साथ जो पूरा आंदोलन और जो जुड़ाव था वो सब खत्म होना, और उसका दो तरफ अप्रोप्रिएशन, कांग्रेस की तरफ और बीजेपी की तरफ। ठीक है सर, चलिए। और नॉर्थ ईस्ट की भी हमने बात कर ली, लेकिन अभी कुछ और आंकड़े हैं और लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, और ये चौंकाने वाले आंकड़े भी कई राज्यों से सामने आ रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं आपको लेकर पावर सेंटर रोमाना के पास। पावर सेंटर से अभी तक 543 में से 126 सीटों का पूरा लेखा जोखा, एग्जिट पोल का आंकड़ा जो आप एबीपी न्यूज पर देख चुके हैं। और अब बारी किसकी है, वो कौन से आंकड़े जो आपके सामने आने वाले हैं, जिससे तस्वीर साफ होगी 24 चुनाव की। जायंट स्क्रीन का रुख करते हैं और लीजिए, जायंट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो यूनियन टेरिटरीज है भारत की, जिनकी संख्या 7 है। ये 7 में एनडीए के खाते में 2 से 6 तक जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं इन 7 सीटों में से। तो कुल मिलाकर 133 लोकसभा सीटों का ये पूरा लेखा जोखा जो अब तक एग्जिट पोल में आप देख चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने का सिलसिला जारी है। ये पावर सेंटर से हम आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में दक्षिण के कुछ राज्य जिनकी तस्वीर अभी तक आपके सामने आ चुकी है, पूर्वोत्तर भारत की आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं। और इतना ही नहीं, हमने आपको वो तस्वीर भी दिखा दी है यूनियन टेरिटरीज की। और कुल मिलाकर इन 133 सीटों में इंडिया गठबंधन को बढ़त थोड़ी जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, 65 से 77। लेकिन एनडीए गठबंधन बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि 47 से 66 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो बड़ा यहाँ पर आंकड़ा एक सामने निकल कर आ रहा है, मुझे लगता है जीवीएल को उस पर रिएक्शन देना चाहिए। जीवीएल, ये जो ब्रेकअप है इन यूटीज का, चंडीगढ़ की सीट बीजेपी बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन लद्दाख में एक सेटबैक बीजेपी को लग रहा है। लद्दाख की सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। जीवीएल नहीं रोमाना जी, एक सीट, हर एक सीट बाई सीट का आंकलन करना पोल्स के लिए, प्री पोल हो एग्जिट पोल के लिए काफी मुश्किल होता है।
मतलब आपको बड़ी सैंपल एक लोकसभा में लेनी पड़ती है उसको प्रेडिक्शन एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ करने के लिए। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं लद्दाख में कठिन हो सकता है, ये मोर लाइक जर्नलिस्टिक असेसमेंट, मतलब पत्रकार के जो आकलन होती है फील्ड में। लेकिन क्या ये बीजेपी के लिए सेटबैक होगा अगर 4 जून को तस्वीर ऐसी ही रहती है? क्योंकि वो 370 वाला आंकड़ा जो बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का दिया गया, अनुच्छेद 370 की से जोड़कर कहीं ना कहीं, और ऐसे में अगर लद्दाख में ये झटका लगता है तो फिर ये बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए होगा, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है लद्दाख में झटका लगेगा, बट लेकिन कुछ सीट ऐसे थी जो हम आसानी से जीते थे पिछली बार, वहां एक टक्कर का माहौल था, उसमें शायद लद्दाख भी एक सीट हो सकती है, बट लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हम इसको जीतेंगे। और आपकी स्क्रीन पर एनडीए की बढ़त अब इसलिए दिख रही है क्योंकि हम केवल दक्षिण राज्यों की ज्यादातर गिनती अभी तक किए हैं, और जैसा जैसा ये पूरे भारत की तस्वीर उभर के आएगी, हम 400 पार वाला शायद आपका पोल में ही ये नजर आएगा रात को 9 बजे तक या 8 बजे तक, ये मेरा उम्मीद है। देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। चले सर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद लगाकर रखिए, हम भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है।